तो क्या यार फाइनली 123 ईयर्स के बाद रियल मैड्रिड अपने ओनरशिप में से कुछ परसेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचने वाले हैं। लास्ट कुछ दिनों में इतनी सारी न्यूज़ आई फ्रॉम जाबी अलोंसो टू विनीशियस जूनियर टू किलियन एम्बापे एंड ऑल दैट नेगेटिव पॉजिटिव। उन सारी न्यूज़ के बीच में ये न्यूज़ जो है ये कहीं ना कहीं खो गई थी, या फिर मैं बोलूँ कि हो सकता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जो ये चीज़ चल रही है कि रियल मैड्रिड, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि रियल मैड्रिड अपना अराउंड 10% जो ओनरशिप है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने जा रही है, जो कि आज तक नहीं हुआ। राइट, रियल मैड्रिड इज अ सोशियो ओन्ड क्लब, द क्लब विच इज़ ओन्ड बाय द सपोर्टर्स। बट फाइनली जो अरब क्लब्स हैं उनसे लड़ने के लिए क्या रियल मैड्रिड ऐसा करने वाली है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या ये रियल मैड्रिड के लिए फायदेमंद रहेगा, या फिर रियल मैड्रिड इज जस्ट लाइक सेलिंग देयर ओन सोल। आज इसके प्रोज कॉन्स, फायदे नुकसान जो भी है इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ बियर विद मी। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको ये सारी चीज़ होपफुली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ रियल मैड्रिड इज ओन टुडे। यूजुअली आप सब लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं इसमें थोड़े से 2-4 पॉइंट ऐड कर देता हूं कि हमारा जो है अभी तक सोशियो मॉडल जो है वो एक बेसिक्स के तौर पे चल रहा है। यानी कि रियल मैड्रिड जो है वो लीगली एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि ओन्ड बाय इट्स सोशियोज। यानी कि सोशियो मतलब जो क्लब मेंबर्स हैं, यानी कि कोई प्राइवेट ओनर जो है वो रियल मैड्रिड का नहीं है। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो कि राइट नाउ फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं, वो जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं इन मेंबर्स या फिर सोशियोज के द्वारा। एंड जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं वो असेंबलीज में लिए जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आज मेरा मन करा या फिर मैं फ्लोरेंटिनो पेरेस का मन करा आज क्विकली कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको बोर्ड के आगे सारी चीज प्रेजेंट करनी पड़ती है, एंड दिस इज हाउ यू टेक डिसीजंस। अभी तक स्पेन में सिर्फ 4 क्लब ऐसे हैं, अगर आपको बाय चांस नहीं पता, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। इसमें है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिक क्लब एंड ओसासुना। ये अभी ऐसे 4 क्लब हैं जो अभी भी सोशियो मॉडल जो है उसके ऊपर चलते हैं। इसके पीछे एक लॉ भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉ 10/1990 करके एक स्पेनिश मतलब एक लॉ है जो स्पेनिश क्लब को फोर्स करता है टू बिकम स्पोर्ट्स कंपनी, जिसको SAD करके बोला जाता है। ठीक है, बट अभी तक ये अब फाइनली इतने सालों बाद ये सिर्फ 4 क्लब है जो है वो ये वाला मॉडल फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बता दिया। सो आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना ये चीज़ बोलते हैं कि हम किसी बिलियनर से बिलोंग नहीं करते हैं, हम अपने लोगों के साथ बिलोंग करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत हिस्टोरिकल एडवांटेज एंड कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड ये जो क्लब्स हैं, खासकर मैं रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना की अगर बात करूं तो वो स्पेशल कॉर्पोरेट टैक्स रेट वगैरह एंजॉय करते हैं बहुत साल तक, जिसे बाद में यूरोपियन यूनियन ने जो है थोड़ा इलीगल टाइप वगैरह चीज़ें बोल दी थी। एंड उनका कहना है कि ये जो लाइन यूज़ करते हैं मेंबर ओन्ड, ये कुछ ऐसे मेंबर्स नहीं है कि नीचे से उठ के किसी ने 100 रुपये का कार्ड बनवा लिया। ये मेंबर्स बहुत ही एलीट क्लास से आते हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत पैसा वैसा डालते हैं। इस टाइप से बहुत कंट्रोवर्सीज वगैरह सब हो चुकी है, मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि दिस इज हाउ द क्लब स्ट्रक्चर इज राइट नाउ। अब आते हैं वाई चेंज नाउ इफ मैड्रिड इज ऑलरेडी रिच। राइट, हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड भाई वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स आ रहा है, रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, अपना बर्नेबाउ मॉडल बना रहे हैं, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं, तो हमें इस सब चीज़ों की क्यों जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि रियल मैड्रिड जो है वो पहला क्लब बना था जिसने 1 बिलियन इन रेवेन्यू जो है, जो एनुअल रेवेन्यू है 2023-24 में, उसको पार करा था। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.07 बिलियन के आसपास जो है ये रियल मैड्रिड ने कमाया था। डिलॉयट की जो मनी लीग वाली रिपोर्ट आती है, उन सब रिपोर्ट में जो है रियल मैड्रिड ने 1 बिलियन से ज़्यादा का जो पैसा है वो सब करा था और पूरे यूरोप में रिचेस्ट क्लब की तरह आ गया था। फोर्ब्स की 2025 की उसमें मैड्रिड जो है अप्रॉक्सीमेटली 6.75 बिलियन के आसपास वैल्यूड था एंड लिस्टेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। तो आप मतलब फॉर द 4th स्ट्रेट ईयर, पिछले 4 साल से फोर्ब्स जो है वो रियल मैड्रिड को सबसे ज़्यादा बड़ा रिचेस्ट क्लब या फिर मोस्ट वैल्यूड क्लब यहाँ पे कहीं ना कहीं रख रहा है। तो आप कह सकते हो कि मतलब रियल मैड्रिड को कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है रियल मैड्रिड के पास। अगर आप नेट डेट वाली सिचुएशन में आ जाओ तो 23-24 की रिपोर्ट के हिसाब से जो नेट डेट है एक्सक्लूडिंग द स्टेडियम प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है इज ओनली 8 मिलियन। ठीक है, तो बेसिकली क्लोज टू जीरो। इतने बड़े क्लब के लिए 8 मिलियन का डेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड जो नेट इक्विटी है विच इज अराउंड 574 to 598 मिलियन के आसपास है, जो कि रिसेंट ईयर्स में है।
अब जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है दैट इज आती है बर्नेबाउ का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज बर्नेबाउ मॉन्स्टर। जो रिनोवेशन की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन के आसपास है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से रियल मैड्रिड ने बैंक्स वगैरह से लोन लिया एंड ऑल दैट। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी लगा दूंगा यहाँ पे। एंड विद सम एस्टिमेशंस अराउंड कि ये 1.76 बिलियन तक जाएगा। आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हो उसके बेसिस पे। तो ये जो फाइनेंशियल डेट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ गया। वो आप 8 मिलियन भी जोड़ लो, इसमें ये भी जोड़ लो। अगेन दैट डजंट मीन कि रियल मैड्रिड इज ब्रोक। रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं, कवर करा हुआ है, हमने उतना पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है, काफी लोन जो है हम चुका भी चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि जो पार्शियल सेल था, यानी कि रियल मैड्रिड ने 2022 में एक डील करी थी, जिस डील में था कि मैड्रिड ने अपना जो बर्नेबाउ का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं छोटी सी एक स्लाइस जो है उसकी बेच दी थी 6th स्ट्रीट एंड लेजेंड्स को। तो इसमें क्या था कि रियल मैड्रिड को फायदा क्या हुआ, 360 मिलियन एक उसी टाइम मिल गए। उसके बाद 6th स्ट्रीट जो है वो जो रियल मैड्रिड के जो बिजनेसेस होंगे स्टेडियम से रिलेटेड, उसमें नेक्स्ट 20 साल के लिए उनकी से यहाँ पे हो जाएगी। रिपोर्ट्स ने मेंशन किया था कि उसमें भी 70-30 का स्प्लिट है। तो आप ये दिमाग देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस का। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने 360 मिलियन लेके उसके 20 साल के लिए उनको दे दिया। उस 20 साल वाले बिजनेस में भी जो वो अर्न करेंगे उसमें भी 70-30 का स्प्लिट है सॉरी, जिसमें 70% मैड्रिड के पास रहेगा एंड 30% उनके पार्टनर्स के पास जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि दे हैव ऑलरेडी सोल्ड अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर, बट जो क्लब के शेयर्स हैं वो उन्होंने अभी तक नहीं बेचे थे, ठीक है। सो कंपटीशन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब फाइनली उस पॉइंट पे आते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका करने का रीजन है स्टेट ओन क्लब्स है और या फिर बिलियनर क्लब्स आप ऑलरेडी कह सकते हो। जो पेरेज हैं उनका आर्ग्यूमेंट पब्लिक में और जो उनकी असेंबली होती है उसमें यही होता है कि भाई टू स्टे कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट दी स्टेट बैक्ड प्रोजेक्ट्स लाइक PSG, सिटी, न्यूकासल एंड प्राइवेट इक्विटी जो फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी एरा फुटबॉल वाला जो पार्ट है, उसमें मैड्रिड को नया स्ट्रक्चर एंड नए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम अपने क्लब का 10% जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बेचना चाहते हैं। ये रियल मैड्रिड का आर्ग्यूमेंट रहा है। अब आते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग प्रपोज्ड। अब मैंने आपको अभी तक ये बता दिया कि अगेन आप कंफ्यूज मत होना, 6th स्ट्रीट लेजेंड्स ने सिर्फ 20 साल के लिए रियल मैड्रिड का बिजनेस खरीदा है जो स्टेडियम से रिलेटेड होगा। उसके बदले उन्होंने 360 मिलियन उनको वहीं पे दे दिए एंड उसके बाद भी उसमें स्प्लिट है। तो अभी तक शेयर्स की बात नहीं हुई है। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं कि प्रपोज यहां पे क्या किया गया है। ओके, सो जो 10% का रूमर चल रहा है उसमें एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने मेंबर्स को बोला है 2024 में कि वो एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो प्लान है वो यहां पे प्रेजेंट करेंगे टू प्रोटेक्ट द क्लब्स एसेट एंड एडजस्ट द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द क्लब, ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स को चाहिए, द एथलेटिक से आई है, स्पोर्ट्स प्रो से आई है, इन सब ने बोला है कि मैड्रिड जो है एक स्प्लिटिंग मॉडल पे काम कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि क्लब को 2 एंटिटीज में स्प्लिट करने का। तो इसमें क्या रहेगा, एक साइड तो क्लब रहेगा ऑब्वियसली मेंबर ओन, सोशियो जोन जैसे अभी है, बाकी एक साइड रहेगी एक बिजनेस या कमर्शियल कंपनी जहां पे एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स कैन बाय शेयर्स। ये वाला जो पार्ट है ये फ्लोरेंटिनो पेरेस प्रपोज करने वाले हैं, जहां पे हम 10% वाली बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब 10% सेल का क्या मतलब है, तो जैसे कि मैंने बताया रीसेंट स्पैनिश मीडिया जो है जैसे कि कडेना, SER वगैरह, इन सब ने ये चीज़ बताई है कि रियल मैड्रिड जो है मॉडल को कन्वर्ट करने वाली है SAD में, जिसको स्पैनिश में बोलते हैं सोसिएडाड एनोनिमा डिपोर्टिवा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 5% से 10% के आसपास के जो शेयर्स हैं वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। 90 to 95% जो रियल मैड्रिड के पूरे शेयर्स हैं या फिर कैपिटल है वो अभी भी सोशियोस के पास रहेगी, ऑब्वियसली थ्रू नॉन इंडिविजुअल ट्रांसफरेबल पार्टिसिपेशन, जैसे कि अभी होता है। आप अपनी क्लब की मेंबरशिप जब आप मर जाते हो तो आप बाद में दे सकते हो, वही मॉडल यहाँ पे कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो पेरेज ने कहा है कि जो वैल्यू है क्लब की वो एटलीस्ट 10 बिलियन होगी। मतलब अगर मैं 10% शेयर बेच देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन जो है, आप इमेजिन करो सिर्फ 10% के 10 बिलियन वो मैं जनरेट कर सकता हूं, यानी कि एटलीस्ट हर 1% 1 बिलियन के आसपास क्लब के लिए जनरेट कर सकता है। तो जितने बिलियन की हमें जरूरत है हम उतना क्लब जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेच सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ सकते हैं कि यार इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस एंड सेफ गार्ड्स भी हैं, ठीक है। तो इसी प्रपोज उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर हैं वो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू इंक्रीज देयर स्टेक बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि 5%, 10% अगर हमने आपको दे दिया, जो भी हमने फाइनलाइज करा है,
उसके बाद हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आपका मन करे कि यार अब इस 10 को ना 12 कर लो, अब 13 कर लो, नहीं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे मना होगा। जो सोशियोज है, जो सोशियोज का शेयर है वो नॉन ट्रेडेबल होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑब्वियसली फैमिली टू फैमिली कहीं ना कहीं ट्रांसफर जाएगा, ताकि कंट्रोल जो है वो इंटरनल रहे। कल को ऐसा ना हो कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, किसी तरीके से जो हमारे सोशियोज हैं उनको कहीं ना कहीं बहला फुसला के थोड़े पैसे ले लो, ये ले लो, अपने मेंबरशिप्स भी अपने लोगों को ना ट्रांसफर करा दे ताकि डिसीजन मेकिंग में भी उनकी हेल्प हो। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज इज स्मार्ट इनफ, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि भाई फैमिली टू फैमिली आगे जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई और बाहर से आके आपसे ये लेके चला जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लिमिट्स होंगी कि ये शेयर्स किस तरीके से जाएंगे और किस तरीके से आगे बेचे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा में सोचा और आज एक मन करता है कि हम बेच लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं। अगेन ये अभी तक प्रपोज प्लान है, ये फ्लोरेंटिनो पेरेज प्रेजेंट करेंगे एंड इसको पास होने के लिए एक तरीके से जनरल असेंबली में जो एक रेफरेंडम आएगा उसमें कम से कम यस चाहिए एटलीस्ट 50,000 सोशियोज की। नो भी हो सकता है, अगर नो हुआ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यस होगा तो ये पास हो जाएगा। एंड इसमें थोड़े से इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि परेज जो है उनको कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जो इनसाइड जो क्लब के अंदर है वो थोड़े से नर्वस हैं इस डिसीजन को लेकर, उनको लगता है कि कल कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स कहीं ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ये काइंड ऑफ अभी भी डिबेट वाले पॉइंट पे आप कह सकते हो कि अभी साइन नहीं हुआ है, बट हाँ रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मॉडल है, क्यों ज़रूरत है, कैसे प्रपोज होगा, उसके अंदर क्या क्या सेफ गार्ड एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं आपको इस चीज़ का आंसर दूं कि व्हाट डज 1 बिलियन एक्चुअली डू फॉर मैड्रिड, ये 1 बिलियन जो है रियल मैड्रिड के लिए क्या करेगा, ठीक है। तो अगर आप स्केल ऑफ द इंजेक्शन यहां पे देखो, अगर रियल मैड्रिड 10 बिलियन, मतलब वो अगर 10% बेचते हैं तो उनको 10 बिलियन मिलेंगे एज पर द रिपोर्ट, यानी कि 1 बिलियन इन इक्विटी। दैट इज ऑलमोस्ट एज मच एज देयर इंटायर एनुअल रेवेन्यू। अगर मैंने आपको याद हो, मैंने ऊपर बताया था 1.07 बिलियन तो वो कमा रहे हैं ना, तो उनका एनुअल रेवेन्यू तो यहीं पे आ गया, ठीक है। सो इट्स कंपेरेबल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज अराउंड 1.3 बिलियन। 1% से आपका पूरा तो वहीं पे पार हो गया, आपको जितना पैसा चाहिए था वो आपको वहीं पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉसिबल इसकी यूजेस हो सकते हैं। अगेन ये हाइपोथेटिकल है जो मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। इससे आपका जो स्टेडियम का डेट है आप कहीं ना कहीं वो बड़े आराम से चुका सकते हो, आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है उसको कम करवा सकते हो बैंक्स के थ्रू, जो आपका फ्यूचर का कैश फ्लो है उसको और आसान कर सकते हो। आपका जो ग्लोबल एक्सपेंशन है, जो वर्ल्ड के अराउंड द कॉर्नर जो अकेडमीज हैं, विमेन जो टीम है उसकी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट जो है उसमें और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मे बी किसी अदर और भी जो क्लब्स हैं उसमें मल्टी क्लब मॉडल कहीं पे है तो आप उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि रियल मैड्रिड ने किसी और क्लब में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और एक तरीके से आप लॉन्ग ट्रांसफर स्पेंडिंग मॉडल जो होगा ना हमारा, वो हम यहां पे बना सकते हैं कि अगले 5 साल में मुझे एक प्लेयर ये खरीदना है, एक प्लेयर ये खरीदना है। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आप ये चीज सोच सकते हो बिकॉज यू विल हैव द मनी कहीं ना कहीं। अगर आप इन्वेस्टर्स का एंगल देखो तो एक जो 10 बिलियन की जो वैल्यूएशन है, तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या फायदा, भाई वो एक ऐसे क्लब में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, एक ऐसा क्लब जो ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्लस ईयरली रेवेन्यू यहाँ पे बना रहा है, जो फोर्ब्स की मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट वैल्यूड फुटबॉल क्लब में लास्ट 4 साल से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डिविडेंड्स आएंगे फ्रॉम दिस बिजनेस एंटिटी यानी कि कमर्शियल स्टेडियम, ये वो कितने जबरदस्त होंगे आप ये सोचो। 36 इवेंट होते हैं भाई बर्नेबाउ में, एक मैच में इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद अब NFL भी आ गया है, उसके बाद अभी रियल मैड्रिड को बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगी फॉर द कॉन्सर्ट्स एंड ऑल दैट। तो आप सोचो कितना पैसा यहां पे आएगा एंड कैपिटल अप्रिसिएशन इफ द क्लब वैल्यूज ग्रोज फर्दर, जो कि ऑब्वियसली आगे जाएगी। तो किसी भी इन्वेस्टर को जो वो पैसा लगा रहा है उससे भाई 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट यहां पे होने वाला है। अब थोड़ा जल्दी बात करते हैं व्हाई दिस कुड बी अ गुड डील फॉर रियल मैड्रिड, यानी कि प्रोज की अगर बात करें, कोई बोलने वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल फायर पावर आ जाएगी एक स्ट्रेट क्लब एरा में। PSG, न्यूकासल सिटी जैसे क्लबों का जब मन करता है तब वो पैसा डालते हैं। तो ये जो इक्विटी इंजेक्शन आएगा इससे हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप कह सकते हो कि हम इन क्लब्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा compete करेंगे, हमें ट्रांसफर्स का कोई डर नहीं रहेगा, वेजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक तरीके से लोअर फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा एक लॉन्गर टर्म में। हम अपने क्लब को, अगर हमें लगता है कि हमें बर्नेबाउ पे और ज़्यादा कुछ रेनोवेट करने की जरूरत है, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, विदाउट लोन्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म ऑफ द बिजनेस साइड, मतलब फुटबॉल एंड बिजनेस साइड को स्प्लिट करने के बहुत फायदे होते हैं। एक बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि किस तरीके से पैसा जनरेट हो रहा है और किस तरीके से वो खर्च हो रहा है। और
टॉप टीयर एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब वाइल फुटबॉल इज स्टिल अलाइव, बट सोशियोज एंड स्पोर्टिंग मैनेजमेंट के लिए भी हम बहुत सारे दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद आप एक तरीके से जर्मनी के 50+1 रूल के बारे में सीख सकते हो। व्हाट इज जर्मनीज 50+1 रूल? जर्मनी में जो क्लब्स हैं वो कैन स्पिन ऑफ अ कंपनी फॉर द टीम, ठीक है, बट जो मेंबर्स हैं वो स्टिल 50%+1 ऑफ वोटिंग राइट्स अपने पास रखते हैं। तो इतना तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट 50% तक आप एटलीस्ट अपने पास रख सकते हो, कीपिंग कंट्रोल। तो टेक्निकली ओनर आप ही रहोगे। इन्वेस्टर्स को बट उन्होंने बहुत ज्यादा एंगल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा लेवरेज दी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन क्लब्स कहाँ रियल मैड्रिड से compete कर पाएंगे यार, दैट इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेइंग अहेड ऑफ बार्सास कियोस, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, बट जिस तरीके से उन लोगों को फ्यूचर टीवी राइट्स एंड कमर्शियल राइट्स बेचने पड़ रहे हैं, लिवर्स करने पड़ रहे हैं, रियल मैड्रिड इंस्टेड, मतलब ऑब्वियसली रियल मैड्रिड एक बेटर स्टेज पे अभी कहीं ना कहीं है, बट जब और लो डेट हो जाएगा और लो इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगे तो रियल मैड्रिड अपना फ्यूचर भी यहाँ पे सिक्योर कर सकता है। तो आप सोचो कितनी ज़बरदस्त फोर साइटेडनेस है यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड कंपनी की, कि वो इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जिससे मुझे लगता है कि यस, रियल मैड्रिड को इस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। कॉन्स, ऑब्वियसली इसके नुकसान भी हैं, फटाफट हम उस वाई दिस इज अ मैसिव रेड फ्लैग फॉर मी उसके बारे में भी देख लेते हैं। भाई स्लिपरी स्लोप, आप कहने को कह सकते हो कि पहला जो मॉडल है वो सिर्फ 10% पे रहेगा, बट द फ्रेमवर्क टू ब्रिंग इन एक्सटर्नल शेयर होल्डर इज क्रिएटेड। आप जब कह रहे हो कि हम दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आपको पुश करेंगे ना कि इस 10 को 15 कर लो यार, इसको 18 कर लो, बस 20 कर लो अब की बार, ये पक्का क्लब में होगा। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि रूल जो है अभी 10% के लिए, अगले 5-10 साल में कोई रेफरेंडम आएगा वो उसको 20% कर लेंगे, फिर 25% कर लेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आगे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है आइडेंटिटी इरोजन। पिछले 100+ साल से आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो यही कि द क्लब बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स। हम इसी वजह से बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा क्लब जो है भाई एक मेंबर्स की तरह कहीं ना कहीं चलता है। तो अगर इवन रियल मैड्रिड का जो मॉडल है वो हाइब्रिड कहीं ना कहीं जाता है, तो जो मैसेज है वर्ल्ड फुटबॉल में वो ये जाएगा कि इन मॉडर्न फुटबॉल एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। आपने इतने दिन सर्वाइव जरूर किया, बट एंड ऑफ द डे आपने ये चीज़ मान ली कि जो भाई पैसे के आगे सबको झुकना पड़ता है। इवन द सोशियोज मॉडल, जो कि एक सही लर्निंग कहीं ना कहीं किसी मतलब वर्ल्ड फुटबॉल को नहीं जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इमोशनली एक बर्डन होगा कहीं ना कहीं फैंस के ऊपर, जो हमेशा देखते हैं कि माई क्लब इज ओन्ड बाय द सोशियोज हु देर आर सो मेनी फैंस जिनको मैं जानता हूँ कि वो क्लब को बहुत प्राउड फील करते हैं ड्यू टू दिस, कि हम अपने पैसे को बहुत तमीज़ से कमाते हैं, तमीज़ से खर्च करते हैं, हम कोई बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं लेके आते हैं, ऑल दैट। फाइनली वो लोग ये लाइन बोलने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद पावर इम्बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। राइट नाउ थियोरेटिकली सोशियोज जो है वही कहीं ना कहीं अल्टीमेट पावर रहेगी, बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं वो आपके साथ डिमांड करेंगे कि भाई जब हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं तो हमें भी जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर मिलनी चाहिए। इवन दो वो ट्रांसफर्स को डायरेक्टली रन नहीं करेंगे, बट वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। एंड इससे ये होगा कि टेंशन हो जाएंगी दैट व्हाट इज गुड फॉर द शेयर प्राइस वर्सेस व्हाट इज गुड फॉर फैंस और ट्रॉफीज, क्योंकि इन्वेस्टर्स को फैंस और ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने शेयर प्राइस से मतलब है। तो ये वाली प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। टिकट प्राइसेस एंड लोकल फैंस, जो बहुत बड़ा डर है दैट इज एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आएंगे तो प्रेशर पड़ेगा कि जो मैच डे रेवेन्यू है उसको और मैक्सिमाइज करो, क्योंकि वो प्रॉपर प्रॉफिट लेने के लिए भाई यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपने गले से पैसे निकाल के डाले ताकि वो प्रॉफिट यहाँ पे कमा सके। तो हायर टिकट प्राइस जाएगा, ठीक है, मोर वीआईपी फोकस बढ़ेगा, वीआईपी सीट्स और बना लेते हैं। तो जो नॉर्मल फैंस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके लिए रियल मैड्रिड फेमस है कि हम अपने फैन से अटैच्ड है। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। उसके बाद पॉलिटाइजेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं, एंड इंटरनल वॉर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो स्प्लिट हो जाएगा भाई, ओल्ड गार्ड जो पुराने सोशियोज हैं वर्सेज मॉडर्नाइजर्स जो इन्वेस्टर्स के फेवर में होंगे, कुछ इधर के होंगे, तो इनकी भाई आपस में लड़ाई झगड़ा होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड जो फ्यूचर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो मोर लाइक अ प्रॉक्सी फाइट बन जाएंगे। मैं अपने बंदे को अगली बार जिताऊंगा, इन्वेस्टर हो सकता है कुछ ग्रुप ऑफ सोशियोज को पकड़ के फंड कर दे कि लो भाई मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, तुम इस बंदे को जितवा दो, औरों को भी इन्फ्लुएंस करो। काइंड ऑफ अ पॉलिटाइजेशन होना बहुत नॉर्मल बात है व्हेन इट इन्वॉल्व्स मनी। इसका मुझे बहुत ज्यादा डर है। एंड फाइनली इट किल्स द मोरल हाई ग्राउंड, यानी कि मैड्रिड फैन जो हमेशा ये बोलते थे कि ये ऑयल क्लब्स हैं, ये तो लिवर्स खींचते हैं, ये करते हैं, आप वो बोलने लायक यहाँ पे नहीं रहोगे, क्योंकि आपका क्लब भी बाहर से पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पे ले रहा है। तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर्स की तरफ जाते हो, इवन विद गार्ड रेल्स, आप कह रहे हो कि मैंने बहुत सेफ गार्ड करा है,
जो मोराल है ना क्लब का वो वीक यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप ये सब कुछ बोलने के यहाँ पे लायक नहीं रहोगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉडल में यहाँ पे होने के चांसेस हैं। मैंने आपको प्रोज भी बता दिए, मैंने आपको कॉन्स भी बता दिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉडल। क्या रियल मैड्रिड को अपना 10% शेयर बेचना चाहिए, डू यू थिंक, या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं जैसे हम कर रहे हैं बहुत ही परफेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू फील अबाउट दिस टॉपिक जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।